नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम लोग बिहार बोर्ड कक्षा 8 के हमारी दुनिया विषय का अध्ययन करने वाले हैं। यह सामाजिक विज्ञान विषय के भूगोल विषय के अंतर्गत आता है। इसमें आज हम लोग अध्ययन करेंगे इकाई 1 संसाधन के अंतिम भाग यानी 1.4 का घ ऊर्जा संसाधन का। इससे पहले के अध्यायों को आप इसी तरह वीडियो के माध्यम से पढ़ चुके हैं और अभ्यास प्रश्नों को भी आप हल कर चुके हैं। अगर नहीं पढ़े हैं तो पहले उसे पढ़ ले, जो मेरे चैनल के सामाजिक विज्ञान वाले प्लेलिस्ट में अभी भी मौजूद है। तो चलते हैं हम अध्याय 1.4 का घ ऊर्जा संसाधन पर। यह है आपका इकाई 1 का घ ऊर्जा संसाधन। इस ऊर्जा संसाधन को इंग्लिश में कहते हैं इनर्जी रिसोर्सेज। ठीक है, इनर्जी रिसोर्सेज। तो सबसे पहले तो आप यह समझिए कि यह ऊर्जा संसाधन है क्या। आप अपने घरों में बिजली का उपयोग करते हैं या लाइन का उपयोग करते हैं, यह किसका उदाहरण है? यह ऊर्जा संसाधन का ही उदाहरण है। अगर आपके घर में बिजली नहीं रहे, आज के डेट में अगर बिजली नहीं रहे तो आपका जीवन कैसा होगा आप खुद ही सोच सकते हैं। इसमें हमको आगे समझाने का ज़रूरत नहीं है। आप जो वीडियो देख रहे हैं जिस मोबाइल में, यह भी क्या होता है? बिजली से ही चार्ज होता है। ठीक है। इसके बाद आप जितने भी सड़कों पर वाहन देखते हैं, जैसे बस हो, ट्रक हो, हवाई जहाज़ हो, है ना, बाइक हो, टेम्पू हो, इत्यादि जितने भी वाहन हैं वे सभी किससे चलते हैं? वे सभी ऊर्जा संसाधन से ही चलते हैं। तो अगर ये सभी बंद हो जाए तो क्या होगा आप खुद सोच सकते हैं। आपके घरों में जो खाना बनता है जलावन से या फिर एलपीजी गैस से, है ना, वह भी क्या है? वह भी जलावन या एलपीजी क्या है? वह भी ऊर्जा संसाधन ही है। ठीक। तो ऊर्जा संसाधन का क्या महत्व है हमारे जीवन में, ये आप खुद सोच सकते हैं। ज़्यादा हमको समझाने की आवश्यकता नहीं है। तो हम चलते हैं अध्याय पर। इसको जब आप पढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पे आगे लिखा है कि ऊर्जा के इन संसाधनों को वृहद रूप से 2 वर्गों में रखा जाता है। पहला है परंपरागत स्रोत और दूसरा है गैर परंपरागत स्रोत। ठीक है। तो इस दोनों स्रोत को पढ़ने से पहले हम पहले अध्याय में कुछ पढ़े थे। इस पहले अध्याय में हम लोग संसाधन यानी रिसोर्सेज के प्रकार के बारे में समझे थे। इसमें हम लोग संसाधन के मुख्यतः 3 प्रकार को समझे थे। पहला है प्राकृतिक संसाधन, दूसरा था मानव संसाधन और तीसरा था मानवकृत संसाधन। ठीक है। तो इस तीनों संसाधन के प्रकारों में यह जो प्राकृतिक संसाधन था, इसमें हम लोग उपलब्धता के आधार पर 2 प्रकार का संसाधन पढ़े थे। पहला था नवीकरणीय संसाधन और दूसरा था अनवीकरणीय संसाधन। अब चूंकि इसका उपयोग हमको इस अध्याय में होने वाला है, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। आप इसको लिख भी लेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा है उपलब्धता के आधार पर भी कुछ प्राकृतिक संसाधनों को कितने प्रकार में बांटते हैं? नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में। ठीक है। यहाँ पे देखिए नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन का परिभाषा दिया हुआ है। तो नवीकरणीय संसाधन में क्या दिया हुआ है, इसको आप लिख लेंगे कि वैसे प्राकृतिक संसाधन को कहा जाता है जिनकी पुनः पूर्ति प्राकृतिक रूप से होती रहती है, फलतः ये खत्म या समाप्त नहीं होते हैं। अब जैसे देखिए सूरज की किरणें, आप सौर ऊर्जा से जो बिजली प्राप्त करते हैं, आप कितना भी सूरज का प्रकाश का उपयोग कर लेंगे, फिर अगले दिन सूरज जो है उतना ही रोशनी के साथ चमकेगा। ठीक है। फिर उसका देखिए पवन ऊर्जा है, आप कितना भी पवन ऊर्जा का इस्तेमाल कर लेंगे, फिर अगले दिन उतना ही हवा बहेगा। ठीक है। यह कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। तो जिनकी पुनः पूर्ति प्राकृतिक रूप से होती रहती है उसको हम क्या कहते हैं? नवीकरणीय संसाधन। ये कभी खत्म या समाप्त नहीं होते हैं। ठीक है। और इसी में अगला है अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन क्या है? तो वैसे संसाधन जिनके भंडार सीमित है तथा एक बार उपयोग करने के बाद उनके पुनः पूर्ति में हजारों लाखों वर्ष लग जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? अनवीकरणीय संसाधन। इसको आप लिख लेंगे कि ऐसे संसाधन जिनके भंडार सीमित है और उनको एक बार उपयोग करने के बाद उनके पुनः पूर्ति में कितने समय लग जाते हैं? बहुत समय लग जाते हैं, यानी हजारों लाखों वर्ष लग जाते हैं। ठीक। अब जैसे आप देखिए, आप कोयला निकालते हैं ज़मीन के अंदर से, है ना, तो कोयला जो होता है वह क्या होता है? वह अनवीकरणीय संसाधन है। आप जितना ही निकाल रहे हैं उतना ही खत्म होते जा रहा है। निकालते निकालते एक दिन ऐसा समय आएगा कि ख़त्म हो जाएगा। आपका जो आने वाला पीढ़ी है वह कोयला का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। आप जो गाड़ी में तेल डालते हैं, है ना, बस या ट्रेन जो चलता है डीजल से, पेट्रोल से, वह पेट्रोलियम क्या है? वह भी ज़मीन के अंदर से खोद के निकाला जाता है। ठीक है। तो इसका भी भंडार सीमित है, यह भी एक दिन ख़त्म हो जाएगा। ठीक। तो यह सब है क्या है? यह सब अनवीकरणीय संसाधन है। इसका भंडार सीमित है और यह एक बार उपयोग कर लेने के बाद इसका जो दोबारा पूर्ति होने में क्या होता है? हजारों लाखों वर्ष का समय लगता है। लेकिन नवीकरणीय संसाधन में क्या था कि इनकी पुनः पूर्ति प्राकृतिक रूप से हमेशा होती रहती है। ठीक। तो नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन क्या है, आप इसको समझ लें अच्छे से, और इसको आप अपने कॉपी में हो सके तो लिख भी ले वीडियो पॉज करके। ठीक। हम चलते हैं आगे। अब हम लोग वापस अपने अध्याय पे आ जाते हैं। आपका अध्याय का नाम है ऊर्जा संसाधन। आप नवीकरणीय और अनवीकरणीय को समझ चुके हैं अच्छे से। जब आप इसको पढ़ेंगे तो आगे आपको पता चलेगा कि ऊर्जा का जो साधन है
ना, ऊर्जा के इन साधनों को वृहद रूप से दो वर्गों में रखा जाता है। मतलब ऊर्जा का जो साधन है उसको दो भागों में क्या किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। पहला क्या है, परंपरागत स्रोत, और दूसरा है गैर परंपरागत स्रोत। ठीक है, हम इस दोनों को अच्छे से समझेंगे। पहले आप इस दोनों को लिख लें अपने कॉपी में कि ऊर्जा के जो साधन है उसको मुख्य रूप से कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है परंपरागत स्रोत, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कन्वेंशनल सोर्स। ठीक है, और दूसरा है गैर परंपरागत स्रोत, जिसको इंग्लिश में कहते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्स। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस दोनों स्रोत को बारी बारी से अच्छे से समझ लेते हैं कि आखिर यह दोनों स्रोत ऊर्जा का है क्या। ठीक है, देखिए इसमें पहला है परंपरागत स्रोत, इसको इंग्लिश में कहते हैं कन्वेंशनल सोर्स। हम समझते हैं यह परंपरागत स्रोत है क्या। तो देखिए परंपरागत नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि परंपरा मतलब क्या होता है, बहुत पुराने ज़माने से जो चलता आ रहा है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, परंपरा कहते हैं। ठीक है, तो इसका परिभाषा होगा कि ऊर्जा के ऐसे स्रोत जो हमें सदियों से ऊर्जा प्रदान करते आ रहे हैं। ठीक है, मतलब ऊर्जा का ऐसा स्रोत जो हम लोग बहुत पहले से ऊर्जा उससे हम लोग क्या करते आ रहे हैं, लेते आ रहे हैं, उसको क्या कहते हैं, परंपरागत स्रोत कहते हैं। अब जैसे देखिए कोयला है ना, आज भी कोयला से बिजली उत्पादन होता है, बहुत सारा चीज़ कोयला से होता है। और आपके पिताजी के जो उम्र होगा, पिताजी दादाजी और परदादाजी का जो उम्र होगा, वे लोग के ज़माने में भी किसी का उपयोग होता था, अधिकतर कोयला का ही उपयोग होता था ऊर्जा के लिए। ठीक, लकड़ी का उपयोग होता था, पेट्रोलियम का उपयोग होता था, प्राकृतिक गैस जिस पर आपका खाना बनता है आपके घर में, है ना, उसको क्या कहते हैं, प्राकृतिक गैस कहते हैं। तापीय ऊर्जा यानी थर्मल पावर प्लांट जो होता है जहाँ पे बिजली उत्पन्न होता है ना, कोयला से, उसको क्या कहते हैं, तापीय ऊर्जा कहते हैं। उसके बाद परमाणु ऊर्जा जहाँ पे बिजली का उत्पादन होता है। फिर जल विद्युत है, जहाँ पानी से क्या किया जाता है, बिजली का उत्पादन किया जाता है। तो यह सब ऊर्जा का जो स्रोत है यह बहुत पहले से होते आ रहा है, इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, परंपरागत स्रोत कहते हैं। ठीक है, आशा आप समझ गए होंगे। मतलब ऐसा स्रोत जो हम लोग बहुत पहले से करते आ रहे हैं उसको क्या कहते हैं, परंपरागत स्रोत। ठीक है, इसको आप लिख लेंगे अपने कॉपी में। अब हम चलते हैं अगले स्रोत की तरफ। ऊर्जा के स्रोत में आपका अगला जो है दूसरा नंबर स्रोत वह है गैर परंपरागत स्रोत, इसको इंग्लिश में कहते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्स। यह है क्या, इसको आप समझ लीजिए। इसका परिभाषा है ऊर्जा के ऐसे स्रोत जो वर्तमान समय में खोजे गए हो और उनका उपयोग अभी हो रहा हो, वे क्या कहलाते हैं, वे गैर परंपरागत स्रोत कहलाते हैं। कहने का मतलब ऐसे ऊर्जा के स्रोत जो आजकल ही ढूंढे गए हो, मतलब आजकल के कहने का मतलब इधर ही 40-50 सालों के अंदर में ढूंढे गए हो, 40-50-100 सालों के अंदर में, और उसका उपयोग क्या किया जा रहा हो, उसका उपयोग हो रहा हो, है ना, अभी के डेट में उसका उपयोग हो रहा हो, उसको क्या कहते हैं, गैर परंपरागत। ठीक, अब जैसे देख लीजिए, पहला है सौर ऊर्जा। आप सूर्य के प्रकाश से जो ऊर्जा प्राप्त करते हैं वह क्या है, वह सौर ऊर्जा है, यह गैर परंपरागत है, इसको हाल फिलहाल में खोजा गया है। पवन ऊर्जा, हवा से जो हम लोग ऊर्जा प्राप्त करते हैं, बिजली उत्पन्न करते हैं, यह क्या है, यह भी गैर परंपरागत है। यानी कहने का मतलब यह कुछ ही वर्षों के अंदर में इसको क्या किया गया है, खोजा गया है। ज्वारीय ऊर्जा, समुद्र के लहरों से जो ऊर्जा प्राप्त होता है उससे हम उसी को क्या कहते हैं, ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, भूतापीय ऊर्जा, ज़मीन के अंदर जो गर्मी होता है उस गर्मी से जो हम लोग ऊर्जा प्राप्त करते हैं वह क्या है, वह भूतापीय ऊर्जा होता है। ठीक, तो ऐसे ही ऊर्जा का जो स्रोत है, ऐसे ऊर्जा के स्रोत को हम लोग क्या कहते हैं, गैर परंपरागत स्रोत कहते हैं। ठीक, अब इसमें आगे देखिए, यह जो ये ऊर्जा का स्रोत है यानी गैर परंपरागत स्रोत जो है, इनके भंडार असीमित है, ये कभी ख़त्म नहीं हो सकते हैं। अब आप खुद ही सोच लीजिए, सूर्य का प्रकाश कभी ख़त्म होगा, कभी नहीं ख़त्म होगा। हर हमेशा शाम को ख़त्म होता है सूर्य, फिर सवेरे उतना ही प्रकाश देने लगता है। ठीक, या फिर हवा, पवन ऊर्जा है, हवा कभी ख़त्म होने वाला है, कभी नहीं। समुद्र का लहर कभी बंद होने वाला है, कभी नहीं। ठीक है, तो इसीलिए यह सब जो है इसका भंडार क्या है, असीमित है। ठीक, अगला है इन स्रोतों को अक्षय स्रोत या नवीकरणीय स्रोत भी कहते हैं। ठीक, यानी गैर परंपरागत स्रोत जो है वह लगभग सभी क्या है, वह सभी नवीकरणीय स्रोत है। नवीकरणीय स्रोत आप समझ चुके हैं, मतलब ऐसा ऊर्जा का स्रोत जिसको हम लोग पुनः प्राप्त करते रहते हैं, इसको क्या कहते हैं, नवीकरणीय स्रोत। तो गैर परंपरागत स्रोत जो है वह ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत भी कहलाता है। ठीक है, आशा आप समझ गए होंगे इसको। आप इसको लिख भी लेंगे अपने कॉपी में अच्छे से। ठीक है, हम चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो अब देखिए, अब हम आते हैं अपने किताब पर। ठीक है, यही आपका चैप्टर ऊर्जा संसाधन। इसी में हम लोग पढ़ रहे थे कि ऊर्जा के स्रोत जो है वह मुख्य रूप से दो वर्गों में क्या किए गए हैं, वर्गीकृत किए गए हैं। पहला क्या है, परंपरागत स्रोत, और दूसरा गैर परंपरागत स्रोत। इस दोनों को आप अच्छे से समझ चुके हैं। ठीक, अब हम क्या करेंगे, परंपरागत स्रोत में जितना भी उदाहरण है उन सभी उदाहरणों को एक एक करके अच्छे से विस्तार से हम लोग समझेंगे। तो इस परंपरागत स्रोत में पहला जो उदाहरण है वह है, देखिए, कोयला का। ठीक है, क्या उदाहरण है, पहला कोयला। हम इस कोयला के बारे में
पढ़ेंगे इस कोयला के कहानी के बारे में। तो देखिए यह जो कोयला है यह ऊर्जा का क्या है, महत्वपूर्ण स्रोत है। ठीक है, कोयला जो है यह ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है। क्यों? क्योंकि हम लोग जितना भी ऊर्जा प्राप्त करते हैं, बिजली जो भी हम लोग यूज करते हैं, उसका आधा से ज़्यादा जो ऊर्जा है वह किससे प्राप्त होता है, हमको कोयला से ही आज के डेट में ही प्राप्त होता है। ठीक, आज तो बहुत सारा नया नया चीज़ आ गया है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, लेकिन पहले के ज़माने में सिर्फ कोयला से ही हम लोग बिजली प्राप्त करते थे। ठीक है, तो कोयला जो है यह महत्वपूर्ण ऊर्जा का स्रोत है, इसके बारे में हमको जानना क्या है, आवश्यक है। ठीक, अब देखिए आगे इस कोयला के बारे में कह रहा है, आप इसमें जो भी पॉइंट होगा उसको आप लिखते चलेंगे। इसमें आगे कह रहा है कि भारत में कोयला शक्ति या ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। आपको तो पता ही है क्यों, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसका उत्पादन होता है कोयला से, जो बिजली जो है वह बहुत ज़्यादा कोयला से ही उत्पादन होता है। ठीक, देश में इसका कुल भंडार जो है लगभग 26,454 करोड़ टन है। यानी कोयला का भंडार हमारे देश में कितना है, 26,454 करोड़ टन है। ठीक है, यह एक अवसादी चट्टान है जो वनस्पतियों के भूगर्भिक हलचलों के कारण भूमि में दब जाने से बनी है। देखिए इसके बारे में हम लोग विस्तार से समझ चुके हैं पिछले अध्याय में कि कोयला कैसे बना था। कहने का मतलब है बहुत पहले, मतलब 100 लाखों करोड़ों साल पहले हमारे पृथ्वी पे भूकंप आया होगा, है ना, और पृथ्वी पर जितने भी पेड़ पौधे थे वे सब क्या हो गए, ज़मीन के अंदर दब गए। ठीक, और बिना पानी के, बिना हवा के वे सभी वनस्पतियाँ जो है वह किसी में बदल गए, वे सभी कोयला में, खनिज तेल में इत्यादि में क्या हुए, बदल गए। आप पिछले अध्याय में इसको विस्तार से समझ चुके हैं। ठीक, तो कोयला क्या है, कोयला एक अवसादी चट्टान है। ठीक, कोयला एक अवसादी चट्टान है। अब आगे आप देखेंगे तो देखिए कोयला जो है वह मुख्य रूप से 4 प्रकार का है। ठीक है, क्वालिटी के अनुसार मुख्य रूप से कितने प्रकार का है, 4 प्रकार, जिसमें पहला जो है एंथ्रासाइट, यह सबसे बढ़िया क्वालिटी वाला कोयला है। इसमें कार्बन का मात्रा कितना रहता है, 90% से ज़्यादा है। ठीक, उसके बाद दूसरा नंबर में है बिटुमिनस। देखिए यह सब कोयला का ही नाम है। ठीक, इसको अलग अलग इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि इसका क्वालिटी अलग अलग है। सबसे अच्छा कोयला होता है एंथ्रासाइट, इसमें 90% से ज़्यादा कार्बन है। उसके बाद है बिटुमिनस, इसमें 60% से 80% तक क्या होता है, कार्बन होता है। उसके बाद है तीसरे नंबर पर लिग्नाइट, यह जो कोयला है इसमें 50 से 70% क्या रहता है, कार्बन रहता है। उसके बाद सबसे बेकार क्वालिटी का जो कोयला है वह क्या है, पीट है। ठीक, इसमें 50% से भी कम कार्बन का मात्रा होता है। ठीक, तो क्वालिटी के हिसाब से, ठीक है, गुण के हिसाब से कोयला जो है वह 4 वर्गों में, 4 भागों में बटा हुआ है। 4 प्रकार का कोयला है। ठीक, सबसे बढ़िया क्या है, एंथ्रासाइट, और सबसे बेकार क्या है, पीट। अब इसी में देखिए अगला पॉइंट आपको कह रहा है कि कोयला उत्पादक देशों में संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन एवं भारत का प्रमुख स्थान है। यानी कोयला जो है वह पूरे विश्व में इन 4 देशों में प्रमुख रूप से पाया जाता है। पहला अमेरिका में यानी यूएसए में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, दूसरा चीन में, ये रूस में, तीसरा चीन में, और चौथा हमारे भारत में। ठीक है, इन 4 देशों में कोयला बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। अब यह 4 देश मैप पे कहाँ कहाँ है इसको आप देख लीजिए। तो देखिए विश्व के मानचित्र पर आप देखेंगे तो यह चारों देश जो है, यहाँ पे है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और दूसरा देश है रूस, यहाँ पे है, इतना बड़ा देश है, और तीसरा है आपका यह चाइना, यही देश है, और चौथा है अपना देश भारत। ठीक है, तो यानी इसी 4 देशों में कोयला जो है वह प्रमुख रूप से क्या होता है, पाया जाता है। ठीक है, हम चलते हैं अगले पॉइंट पे। देखिए इसी में है अगला, भारत में कोयला गोंडवाना समूह एवं टर्शियरी युग की चट्टानों में पाया जाता है। अब यहाँ समझने वाला बात है कि यह गोंडवाना समूह और यह टर्शियरी युग की चट्टान है क्या। ठीक है, तो अगर आप अपने विश्व के मानचित्र को देखेंगे तो आज का जो विश्व है वह ऐसा है। ठीक है, इसी रूप में है आज का विश्व, लेकिन आज से लाखों करोड़ों साल पहले हमारा जो पृथ्वी था, है ना, और उस पृथ्वी पर जो संसार बसा हुआ था वह कुछ इस प्रकार का था। ठीक है, धीरे धीरे क्या हुआ, स्थल मार्ग इधर से उधर घूमते हमारा जो विश्व है वह आज के डेट में कैसा बन गया है, ऐसा बन गया है, लेकिन पहले ऐसा ही था। ठीक, तो ये पहले का जो विश्व था उसमें गोंडवाना समूह जो था वो यही था। ठीक है, यह खसक के इधर आ गया है, हमारे देश एशिया की तरफ आ गया है। ठीक, तो इसी को हम लोग कहते हैं गोंडवाना समूह या टर्शियरी युग की चट्टान। तो यही गोंडवाना समूह और टर्शियरी युग का जो चट्टान है, इसी में कोयला जो है वह मुख्य रूप से क्या होता है, पाया जाता है। तो आशा आप समझ गए होंगे कि कोयला का जो भंडार है वह उसका 98% हिस्सा कहाँ उपस्थित है, गोंडवाना समूह में है। ठीक है, अब देखते हैं कि यह जो कोयला है वह हमारे देश में किस किस राज्य में मुख्य रूप से पाया जाता है। ठीक है, तो हमारे देश में यह मुख्य रूप से झारखंड में पाया जाता है। ठीक है,
झारखंड में। फिर उसके बाद देखिए छत्तीसगढ़ में, ठीक। उसके बाद फिर देखिए उड़ीसा में, ठीक। उसके बाद पश्चिम बंगाल में, ठीक है। उसके बाद महाराष्ट्र में। तो यह जो 1 2 3 4 5 गो राज्य है, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र, इन पांचों राज्यों में कोयला जो है वह मुख्य रूप से पाया जाता है। अब इस पांचों राज्य में कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो यहाँ देखिए झारखंड में झरिया, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह और कर्णपुरा एवं रामगढ़ का क्षेत्र। तो झारखंड में इस 6 क्षेत्रों के में पाया जाता है कोयला मुख्य रूप से, ठीक। अच्छा, अब अगर छत्तीसगढ़ का बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ में चिरी मिरी, है ना, विश्रामपुर, झिलमिली, कोरबा, यह 4 जगहों पर कोयला मुख्य रूप से पाया जाता है। कहाँ? छत्तीसगढ़ में। अच्छा, अब अगर उड़ीसा का बात करेंगे तो उड़ीसा में तालचर एक जगह है, वहाँ पे कोयला प्रमुख रूप से पाया जाता है, ठीक। अब देखिए पश्चिम बंगाल का अगर आप बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल में कोयला कहाँ पाया जाता है? रानीगंज, ठीक। अच्छा, पश्चिम बंगाल के अलावा एक और राज्य है, यहाँ देखिए मध्य प्रदेश, यहाँ भी कोयला पाया जाता है, ठीक है। मध्य प्रदेश में कहाँ पाया जाता है? सिंगरौली, सुहागपुर, उमरिया और मोहपानी, ठीक है। यह 4 गो जगह है, यह 4 जगह कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश में। और इसी मध्य प्रदेश में ये इन चारों जगहों पे क्या पाया जाता है? कोयला मुख्य रूप से पाया जाता है, ठीक। उसके बाद आते हैं महाराष्ट्र पे। तो महाराष्ट्र में कहाँ कहाँ पाया जाता है? चांदावर्धा में, है ना, कंपाटी में और बर्दर में, ठीक। तो महाराष्ट्र में इन 3 जगहों पे कोयला मुख्य रूप से पाया जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अपने देश में किस किस राज्य में कोयला मुख्य रूप से पाया जाता है, तो झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र, इन सभी राज्यों में कोयला मुख्य रूप से पाया जाता है, ठीक है। अब देखिए अगर हम मैप पर देखेंगे तो हमारे देश में जो कोयला है वह मुख्य रूप से कहाँ कहाँ पाया जाता है। देखिए यहाँ पे झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र है। यानी इसी क्षेत्र में कोयला मुख्य रूप से पाया जाता है, ठीक है। हमारे देश के बीचों बीच है, ठीक। कौन कौन है? झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। यानी इसी 6 राज्य में मुख्य रूप से कोयला क्या होता है? पाया जाता है, ठीक है। हम चलते हैं आगे। देखिए अभी आप जो पढ़े हैं, यह जो 6 गो राज्य जिसमें कोयला निकलता है, उसमें कैसा कोयला निकलता है? इसमें अच्छा क्वालिटी वाला कोयला निकलता है, ठीक है। और कुछ राज्य ऐसे हैं जिसमें बेकार क्वालिटी वाला कोयला भी निकलता है। जैसे देखिए टर्शियरी कालीन कोयला असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, जम्मू कश्मीर में निकलता है। टर्शियरी युग की चट्टानों में निम्न कोटिया कोयला पाया जाता है। यानी टर्शियरी युग का जो चट्टान है उसमें खराब क्वालिटी का कोयला पाया जाता है। कहाँ कहाँ? देखिए असम में, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, जम्मू कश्मीर, ठीक है। यानी 1 2 3 4 राज्यों में कैसा कोयला निकलता है? निम्न कोटि का, यानी थोड़ा ख़राब क्वालिटी का कोयला निकलता है। अब यह राज्य कहाँ है देख लेते हैं हम। तो देखिए यह हमारे भारत का नक्शा, ठीक है। इस भारत के नक्शे में देखिए अरुणाचल प्रदेश यहाँ है, असम यहाँ है, ठीक, और मेघालय यहाँ है और जम्मू कश्मीर यहाँ है। तो निम्न कोटि का जो कोयला है वह मुख्य रूप से कहाँ कहाँ पाया जाता है? यहाँ जम्मू कश्मीर में, ठीक, यहाँ अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ असम में और यहाँ मेघालय में, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं पेट्रोलियम की तरफ, ठीक है। परंपरागत स्रोत का जो दूसरा उदाहरण है वह क्या है? पेट्रोलियम है। पहला उदाहरण जो था कोयला, इसके बारे में आप समझ चुके हैं अच्छे से, कोयला के बारे में अच्छे से, ठीक है। इसको आप लिख भी लिए होंगे। अगर नहीं लिखे हैं तो वीडियो बैक करके आप पॉज करके क्या करें, उसको लिख ले, यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला जो हमारा टॉपिक है वह क्या है? पेट्रोलियम, ठीक है। यह परंपरागत स्रोत का एक उदाहरण है, ठीक है। इसके बारे में हम अच्छे से अभी समझेंगे। देखिए इस पेट्रोलियम के बारे में क्या कह रहा है कि पेट्रोलियम जो मानव के जीवन का अनिवार्य अंग बन गया है। यानी यह जो पेट्रोलियम है यह आपके जीवन का अनिवार्य अंग बन गया है। यानी इसके बिना आपका जीवन क्या हो जाएगा? अधूरा है। आप देखिए बिना पेट्रोलियम के आप बाइक नहीं चला सकते हैं, बिना पेट्रोलियम के बस नहीं चल सकता है, ट्रक नहीं चल सकता है, तो सामान इधर उधर कैसे आएगा जाएगा, ठीक है। बिना पेट्रोलियम के आपका हवाई जहाज़ नहीं चल सकता है। बिना पेट्रोलियम के आपका कोई भी फैक्ट्री में जो उत्पादन होता है वह उत्पादन नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से पेट्रोलियम जो है वह हमारे जीवन का क्या है? अभिन्न अंग है। इसी पेट्रोलियम से डीजल निकलता है, पेट्रोल निकलता है ना, बहुत सारा चीज़ निकलता है, किरासन तेल निकलता है, बहुत सारा चीज़ निकलता है। कहाँ से? इसी पेट्रोलियम से, ठीक है। अब हम इस पेट्रोलियम के बारे में थोड़ा विस्तार से हम समझेंगे कि यह पेट्रोलियम आखिर निकलता कहाँ से है। तो देखिए अगर हम भारत का बात करेंगे तो यह तो भारत में तो उतना नहीं निकलता है, यह विदेशों में निकलता है। लेकिन अगर भारत का बात करेंगे तो भारत में पेट्रोलियम पहली बार 1866 में पता चला था और 1890 में डिगबोई में पहली बार तेल मिला, ठीक है। भारत में सबसे पहले तेल कहाँ मिला? 1866 में पता चला और 1890 में डिगबोई में पहली बार तेल मिला। अब देखिए यह डिगबोई है कहाँ, ठीक है। तो इसको आप मैप पर देख लीजिए।
तो देखिए यह है आपके भारत का मानचित्र, ठीक है। और इस भारत के मानचित्र पर आपका असम कहाँ है, देखिए यहीं पे है असम, ठीक। अब इस असम को आप थोड़ा सा जूम करेंगे तो देखिए यही आपका जो पीला कलर वाला जो भाग है यही असम का क्षेत्र है, ठीक है। इसी असम में डिगबोई एक जगह है, देखिए यहीं पे है डिगबोई, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा डिगबोई, DIGBOI, है ना। यहीं पे भारत में सबसे पहली बार पेट्रोलियम मिला था, ठीक है। और यहीं से खुदाई किया गया था। यह असम में पड़ता है डिगबोई, ठीक है। आशा आप समझ गए होंगे, यह हमारे मानचित्र पर यह डिगबोई है कहाँ, असम में, ठीक। हम चलते हैं किताब पे। तो भारत में जो पहली बार तेल का पता चला था वो 1890 में डिगबोई में पता चला था। आप समझ चुके हैं कहाँ है डिगबोई। अब इसके बाद कह रहा है इसके बाद 1959 में खंभात क्षेत्र में मिला था, ठीक है। 1959 में कहाँ मिला था, खंभात के क्षेत्र में। यह खंभात का क्षेत्र है कहाँ, तो देखिए यह है आपके भारत का मानचित्र, ठीक है। और इस भारत के मानचित्र में आप देखिए यहाँ पे क्या है, गुजरात है, ठीक है। इस गुजरात में यह जो निकला हुआ है, ठीक है, और इसके बीच में जो यह भाग है यही खंभात का क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। इसको खंभात की खाड़ी कहते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है गल्फ ऑफ खंभात, यानी खंभात की खाड़ी। तो यहीं पे ये पेट्रोलियम मिला था, ठीक है। आशा आप समझ गए होंगे यह खंभात का क्षेत्र कहाँ पे पड़ेगा। यह देखिए गुजरात के बीचों बीच में पड़ेगा। यह समुद्र से जुड़ा हुआ ये तटीय क्षेत्र है, ठीक है। और फिर देखिए इसके बाद 1975 में मुंबई हाई में तेल मिला, है ना। पेट्रोलियम कहाँ मिला, 1975 में मुंबई हाई में, ठीक। यह मुंबई हाई है कहाँ, इसको भी आप देख लीजिए। तो देखिए यह है आपका भारत देश का मानचित्र, ठीक है। और इस मानचित्र में देखिए यहाँ पे महाराष्ट्र है, ठीक है। महाराष्ट्र का ही एक शहर है मुंबई, देखिए यहीं पे है मुंबई। और इसी मुंबई का जो तटीय क्षेत्र है, इसी तटीय क्षेत्र को मुंबई हाई का क्षेत्र कहा जाता है, जो समुद्र से जुड़ा हुआ है ना। और इसी तटीय क्षेत्र में पेट्रोलियम ये निकाला जाता है अंदर से, ठीक है। इसको मुंबई हाई का क्षेत्र कहते हैं, ठीक। तो इस तरह से भारत में 3 जगह पेट्रोलियम मिला है अभी तक। कहाँ कहाँ, मुंबई हाई, ठीक। फिर यहाँ पे खंभात की खाड़ी में, यहाँ पे खंभात में, ठीक। और फिर तीसरा जो जगह था वह यह असम का डिगबोई में, है ना, यहीं पे था डिगबोई, ठीक है। अब आगे देखिए भारत के अलावा मध्य पूर्व के देशों में, जैसे ये संयुक्त राज्य अमेरिका में, रूस में, दक्षिण अमेरिका में, अफ्रीका एवं यूरोप में भी तेल पाया जाता है, ठीक है। और विश्व के तेल उत्पादक देशों में इराक का महत्वपूर्ण स्थान है, ठीक है। इराक में बहुत ज़्यादा तेल निकलता है, इराक में, ठीक। और फिर ईरान में भी, ठीक है। ईरान में देखिए कहाँ कहाँ निकलता है, देखिए इराक में किरकुक में, और ईरान में कहाँ निकलता है, मस्जिद सुलेमान में, है ना, गदसारन में, ठीक है, करम नशाह में, लाली, यह सब ईरान का क्षेत्र है, ठीक है, जहाँ से तेल निकलता है, पेट्रोलियम निकलता है। उसके बाद फिर देखिए सऊदी अरब में ये पेट्रोलियम निकलता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। सऊदी अरब के बाद फिर देखिए यहाँ कुवैत में तेल निकलता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो मुख्य रूप से तेल पेट्रोलियम जो है वह कहाँ कहाँ निकलता है, तो देखिए संयुक्त राज्य अमेरिका में, रूस में, ठीक है। उसके बाद यह तो ये क्या कहते हैं, महादेश का नाम है। यानी मुख्य रूप से अगर देश का बात किया जाए तो संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, इराक, सऊदी अरब, ईरान और कुवैत में क्या निकलता है, पेट्रोलियम निकलता है, ठीक है। अब अगर हम मैप पर देखेंगे तो यह सब देश कहाँ कहाँ है, तो देख लीजिए। तो देखिए यहाँ इस मैप में देखिए यहाँ आपका भारत देश है, ठीक है। और पेट्रोलियम जो है वह मुख्य रूप से किन किन देशों में निकलता है, तो देखिए यहीं के देशों में निकलता है मुख्य रूप से। वह कौन कौन सा देश है, तो देखिए यहाँ पे ईरान है, ठीक है, यहाँ इराक है, और यहाँ पे सऊदी अरेबिया है, ठीक। ईरान, इराक, सऊदी अरब, और यहाँ पे एक छोटा सा देश है, इसका नाम है कुवैत, ठीक। ईरान, इराक, सऊदी अरब और कुवैत, इसी 4 देशों में मुख्य रूप से पेट्रोलियम का उत्पादन होता है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ देखिए रसिया है, यहाँ भी पेट्रोलियम बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलता है, ठीक। और फिर इसके अलावा यहाँ देखिए USA है ना, संयुक्त राज्य अमेरिका, यहाँ भी पेट्रोलियम मुख्य रूप से निकलता है, ठीक है। तो यहाँ हुआ आपका USA, रसिया, ईरान, ईरान, इराक और सऊदी अरबिया और कुवैत, ठीक है। तो इन देशों में पेट्रोलियम क्या होता है, मुख्य रूप से निकलता है। हम चलते हैं आगे। तो आप देख लिए मैप पर कहाँ कहाँ पे है यह सब देश, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि भारत में तेल उत्पादन की दृष्टि से असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड क्या है, महत्वपूर्ण है। पेट्रोलियम मुख्य रूप से कहाँ कहाँ निकलता है, असम में, अरुणाचल प्रदेश में और नागालैंड में, ठीक है। उसके बाद कह रहा है यहाँ अगले पन्ने पर चलते हैं। यहाँ देखिए डिगबोई है ना, नहरकटिया, हुगड़ीजन, मुड़ान, रुद्रसागर, निगरू और ये बैरहोल्ला मुख्य उत्पादन केंद्र है पेट्रोलियम का, ठीक है। इसके बाद देखिए गुजरात में भी तेल उत्पादन केंद्र है। कौन कौन सा है, तो अलंकेश्वर है, कलोल है, बलोल है ना, कोसंबा है, मेहसाना है, बकरोल है, नौगांव है इत्यादि। यह सब कहाँ पाया जाता है, यह सब गुजरात में है, ठीक है। गुजरात से पेट्रोलियम निकलता है किन किन जगहों से, तो इन्हीं जगहों से,
ठीक है, इसको आप लिख लेंगे अपने कॉपी में नोट्स बना के, यह आगे आपको काम देगा और याद भी रखेंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पे लिखा है ऊर्जा का स्रोत, इस मैप को आप देख लेंगे, अच्छे से समझ लेंगे। ठीक, हम चलते हैं अगले पे, ये पेज पे। अब कह रहा है गुजरात और असम के अलावा तीसरा जो राज्य है वह कौन सा है? महाराष्ट्र। यहाँ भी पेट्रोलियम निकलता है। ठीक है, महाराष्ट्र राज्य के से पश्चिम अरब सागर में मुंबई हाई क्या है? प्रमुख उत्पादन केंद्र है। आप पर देख चुके हैं मुंबई हाई कहाँ पे है। ठीक, यहाँ समुद्र में सागर सम्राट नामक जल मंच बनाया गया है जो तेल खनन का काम करने में क्या करता है? मदद करता है। ठीक, इसके अलावा देश का जो हमारा पूर्वी भाग है वहाँ पे कृष्णा और गोदावरी नदी का जो नदी का जो बेसिन है उसमें भी क्या किया जाता है? उसमें भी तेल निकाला जाता है। ठीक है, इसके बाद फिर देखिए राजस्थान का जो बाड़मेर का क्षेत्र है, बाड़मेर का जो बेसिन है, वहाँ से भी क्या किया जाता है? तेल का ये निकासी किया जाता है। ठीक, तो इस तरह से हमारे देश में अगर देखा जाए तो असम में, गुजरात में, महाराष्ट्र में और राजस्थान में क्या है? प्रमुख रूप से तेल निकलता है। ठीक, अब आगे देखिए क्या कह रहा है। अब देखिए इसके बाद इसमें कह रहा है कि ये सभी कच्चा तेल उत्पादक केंद्र हैं, यानी इन सभी जगहों से कैसा तेल निकलता है? कच्चा तेल निकलता है। ठीक है, कच्चा तेल अशुद्ध तेल होता है, इसलिए इन उत्पादित तेलों का शोधन करके इसे विभिन्न उपयोग के लायक बनाया जाता है। ठीक है, पेट्रोलियम जो अंदर से निकाला जाता है वह कच्चा होता है और फिर उसको क्या किया जाता है? उसको शोधन किया जाता है। ठीक है, और शोधन करके फिर उसमें से पेट्रोल, डीजल, किरासन तेल इत्यादि यह सब क्या किया जाता है? अलग अलग निकाला जाता है, ताकि पेट्रोल का अपना कार में, बाइक में यूज हो, डीजल का बस में, ट्रक इत्यादि सब में यूज हो, है ना। तो इसके लिए क्या किया जाता है? उसका शोधन करके उपयोग के लायक बनाया जाता है। ठीक, ऐसे शोधन केंद्रों को तेल परिष्करण या तेल शोधनशाला भी कहा जाता है। ठीक है, देश में 18 से अधिक तेल शोधनशालाएँ कार्यरत हैं। ठीक है, देश में 18 से अधिक तेल शोधनशालाएँ क्या है? कार्यरत है। ठीक है, जिसमें आपके बिहार में एक बरौनी में भी है। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है बिहार में बरौनी ऐसा ही एक तेल शोधनशाला है। ठीक है, यह आपके बिहार राज्य का बात है तो इसलिए आप इसको क्या करेंगे? याद रखेंगे कि बरौनी में एक पेट्रोलियम तेल शोधनशाला उपस्थित है। ठीक, तो यह था आपका पेट्रोलियम। हम चलते हैं आगे। पेट्रोलियम को आप अच्छे से समझ चुके हैं। अब अगला जो हमारा परंपरागत स्रोत का जो उदाहरण है वह है, देखिए यहाँ पे प्राकृतिक गैस। आप कोयला के बारे में समझ चुके हैं, पेट्रोलियम के बारे में समझ चुके हैं, और तीसरा उदाहरण क्या है आपको पढ़ना है अभी? प्राकृतिक गैस। ठीक है, अब देखिए यह प्राकृतिक गैस क्या है। तो देखिएगा आजकल आपके घर में जो खाना बनता होगा जिस गैस सिलेंडर से, है ना, पहले हम लोग के घर में जलावन से खाना बनता था, लेकिन आज के डेट में लगभग हर घर में ये गैस से खाना बनने लगा है। तो वह जो गैस है सिलेंडर में गैस एलपीजी, वह क्या है? वह प्राकृतिक गैस है। ठीक है, उसको एलपीजी कहा जाता है, यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक, प्राकृतिक गैस का उपयोग मोटर गाड़ियों को चलाने, खाना पकाने, विद्युत उत्पादन, मशीनों को चलाने इत्यादि में किया जाता है। ठीक है, इस गैस से मोटर गाड़ियों को भी चलाया जाता है। ठीक है, देखिएगा दिल्ली, आगरा, ये सब शहर में ये डीजल से गाड़ी नहीं चलता है, ताकि वहाँ पे प्रदूषण ज़्यादा नहीं हो, है ना। वहाँ पे गैस से ही गाड़ी चलता है। और फिर ये खाना बनाने के लिए तो आज के डेट में हर घर में इसका उपयोग है। ठीक, अब देखिए प्राकृतिक गैस के बारे में क्या कर रहा है हमारे देश में, यानी हमारे भारत देश में प्राकृतिक गैस का कुल भंडार कितना है? लगभग 700 अरब टन का भंडार है। अभी तक निकाला नहीं गया है। धीरे धीरे इसको हम लोग क्या करेंगे? निकाल के खाना बना के इसको ख़त्म करेंगे, या गाड़ी चला के। ठीक है, तो भारत में प्राकृतिक गैस का कुल भंडार कितना है? 700 अरब टन है। ठीक, अब देखिए इसके अलावा फिर कह रहा है कि देश में कुल 3340 यानी 3340 किलोमीटर गैस पाइपलाइन द्वारा इसका क्या किया गया है? वितरण और विपणन किया गया है। यानी यह जो गैस है इसको पाइपलाइन के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है। तो वह जो पाइपलाइन जो बना है वह हमारे देश में कितना पाइपलाइन बन गया है? लगभग 3340 किलोमीटर का पाइपलाइन बन गया है। ठीक है, जिसमें से इसके अंतर्गत क्या है? हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन 1730 किलोमीटर का जो यह परियोजना है यह सबसे लंबा गैस पाइपलाइन परियोजना है। ठीक है, कौन कौन? हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन। ठीक है, यह भारत का सबसे लंबा गैस का पाइपलाइन है। इसको आप लिख लेंगे, याद भी रखेंगे। ठीक है, हम चलते हैं अगले टॉपिक पे। तो देखिए आप पढ़ रहे हैं अभी परंपरागत स्रोत के बारे में। ठीक है, और परंपरागत स्रोत में आप कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हमारा जो अगला उदाहरण है वह है जल विद्युत। यह जल विद्युत भी जो है यह भी परंपरागत स्रोत का ही एक उदाहरण है। ठीक है, यह जल विद्युत है क्या, इसको हम समझ लेते हैं। तो देखिए यह जो जल विद्युत है इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें
किसी भी नदी के आगे जिसमें ज़्यादा पानी निकलता है उस नदी के आगे क्या करते हैं, एक बड़ा सा बांध बना देते हैं, ठीक है। और उस बांध बना देने से क्या हो जाता है, नदी का जो पानी है वह बांध के एक तरफ स्टोर होते जाता है, भरते जाता है, भरते जाता है, ठीक। और बांध के इस तरफ पानी क्या होता है, पूरा जब भर जाता है तो उस पानी में क्या होता है, ऊर्जा हो जाता है, ठीक। और उस पानी को क्या करते हैं हम लोग धीरे 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 अगले दूसरे तरफ हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं। और उसी पानी से ये हम लोग क्या करते हैं, बिजली का उत्पादन करते हैं, ठीक है। तो यही है जल विद्युत। अब आते हैं अपने किताब पे, देखिए जल विद्युत के बारे में इसमें जितना भी चीज़ दिया हुआ है यह सब आपके ये एग्जाम के दृष्टिकोण से, जीके के दृष्टिकोण से एकदम महत्वपूर्ण है। इसको आप क्या कर लेंगे, इसको आप लिख लेंगे और याद रखेंगे। देश में जल विद्युत का सबसे पहला संयंत्र कब स्थापित किया गया था, 1897 में। कहाँ, दार्जिलिंग में। यह दार्जिलिंग जो है यह पश्चिम बंगाल में पड़ता है, ठीक। तो पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में सबसे पहला देश का जल विद्युत संयंत्र 1897 में स्थापित किया गया था, ठीक है। इसको आप लिख लेंगे अपने कॉपी में, ठीक। उसके बाद फिर देखिए बाद में कावेरी नदी के शिव समुद्रम यानी कर्नाटक में यह पड़ता है में इसका सफल एवं व्यवस्थित उत्पादन शुरू किया गया, ठीक। बाद में कहाँ उत्पादन, ये इसका फैक्ट्री, ये क्या कहते हैं, षड्यंत्र लगा कावेरी नदी के शिव समुद्रम जगह पर। यह शिव समुद्रम जो है यह कर्नाटक राज्य में पड़ता है, ठीक। इसका सफल एवं व्यवस्थित उत्पादन शुरू किया गया। सबसे पहले कहाँ लगाया गया, दार्जिलिंग में, और इसके बाद फिर शिव समुद्रम यानी कर्नाटक में, ठीक। फिर इसके बाद देश में बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना द्वारा कई जल विद्युत उत्पादन केंद्र विकसित किए गए, जिसमें से भाखड़ा नांगल परियोजना, यह सतलज नदी पर है, ठीक है, यह पंजाब में है, ठीक। उसके बाद फिर देखिए दामोदर घाटी नदी परियोजना, ठीक, यह दामोदर नदी पर है, ठीक। उसके बाद देखिए रिहांद परियोजना, यह सोन नदी पर है। हीराकुंड परियोजना यह महानदी पर है। तुंगभद्रा परियोजना यह तुंगभद्रा नदी पर है, ठीक। तो इसको आप अपने कॉपी में क्या कर लेंगे, लिख के याद कर लेंगे कि कौन सा परियोजना किस नदी पर है, ठीक है। जैसे ये कावेरी नदी पर क्या है, शिव समुद्र पर, शिव समुद्र में यह कहाँ का, यह कर्नाटक में है। उसके बाद देखिए यह भाखड़ा नांगल जो है यह किस नदी पर है, तो यह सतलज नदी पर है। उसके बाद देखिए दामोदर घाटी परियोजना किस नदी पर है, तो दामोदर नदी पर है। रिहांद परियोजना किस नदी पर है, तो सोन नदी पर है। और हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है, तो महानदी पर है। और तुंगभद्रा परियोजना जो है यह किस नदी पर है, तो तुंगभद्रा नदी पर है, ठीक। तो किस नदी पर कौन सा परियोजना है, इसको आप क्या करेंगे, याद रखेंगे, ठीक। अब देखिए इसके अलावा भी और इसमें जीके है कि इन परियोजनाओं में हीराकुंड परियोजना जो है यह विश्व का सबसे लंबा बांध वाला परियोजना है, ठीक है। हीराकुंड परियोजना विश्व का सबसे लंबा बांध वाला परियोजना है। और भाखड़ा नांगल परियोजना जो है यह भारत का सबसे बड़ा परियोजना है, ठीक है। अगर सबसे लंबा बांध का बात होगा तो हीराकुंड परियोजना, ठीक, पूरे विश्व में। और अगर भारत का बात होगा कि भारत का सबसे बड़ा परियोजना कौन है, तो भाखड़ा नांगल। यह कितना ऊंचा है, यह 225 मीटर ऊंचा परियोजना है, ठीक है। यह भाखड़ा नांगल किस नदी पर है, तो सतलज नदी पर है, आप देख चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इन सभी को क्या करेंगे, आप अपने कॉपी में नोट कर लेंगे और इसको याद भी करेंगे, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला जो आपका उदाहरण है, ठीक है, परंपरागत स्रोत का जो उदाहरण है वह है ताप विद्युत, ठीक है। देखिए इस ताप विद्युत को थर्मल पावर भी कहते हैं। यह ताप विद्युत होता क्या है, तो देखिए कोयला, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस की सहायता से उत्पादित बिजली को क्या कहते हैं, ताप विद्युत कहा जाता है। यानी ऐसा बिजली का उत्पादन केंद्र जहाँ किसी से उत्पादन हो रहा हो बिजली, कोयला से या पेट्रोलियम से या प्राकृतिक गैस से। यह देखिए मुख्य रूप से कोयला से ही उत्पादन होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ताप विद्युत कहते हैं, ठीक है। तो ऐसा हमारे देश में बहुत सारा जगह है जहाँ पे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से क्या होता है, बिजली का उत्पादन होता है। उसमें देखिए कौन कौन सा जगह है, तो देखिए कहलगांव है, कोरबा, सिंगरौली, फरक्का, तालचर, बरौनी, ओबरा, नासिक, पतरातू, बोकारो इत्यादि क्या है, प्रमुख है। यानी यहाँ पे इन जगहों पे क्या होता है, ताप विद्युत का ये उत्पादन होता है। यानी कोयला या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से क्या होता है, बिजली का उत्पादन होता है, ठीक है। अब आपका जो अगला परंपरागत स्रोत का जो उदाहरण है और अंतिम उदाहरण है वह है परमाणु ऊर्जा, ठीक है। परमाणु ऊर्जा भी एक परंपरागत स्रोत है जो बहुत सदियों से इसका उपयोग होते आ रहा है। और इसमें परमाणु यानी यूरेनियम से क्या होता है, ऊर्जा का उत्पादन होता है। देखिए देश में यूरेनियम परमाणु ऊर्जा का मुख्य कच्चा माल है, ठीक है। यानी यह जो परमाणु ऊर्जा है यह किसी से होता है, यह यूरेनियम से होता है, ठीक है।
और यह यूरेनियम जो है यह कहाँ मिलता है, यह हमारे देश में इसका बहुत सारा ज़्यादा भंडार है और विदेशों में भी यह मिलता है। ठीक है, यह कहाँ पाया जाता है, तो पिच ब्लेंड में पाया जाता है। ठीक, भारत में यूरेनियम का विशाल भंडार है। फलतः पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ पे लगाया गया था, परमाणु ऊर्जा केंद्र सबसे पहले लगाया था 1955 में तारापुर यानी महाराष्ट्र में। ठीक, यानी अगर आपसे कोई पूछे कि भारत में सबसे पहले परमाणु ऊर्जा का केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था, तो तारापुर महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र में तारापुर। फिर इसके बाद राणा प्रताप सागर कहाँ, कोटा राजस्थान में। ठीक, फिर इसके बाद कलपक्कम तमिलनाडु में। उसके बाद देखिए नरौड़ा उत्तर प्रदेश में। उसके बाद देखिए काकड़ापाड़ा गुजरात में है, कैगा कर्नाटक में। ठीक है, कुडनकुलम तूतीकुड़िन ये तमिलनाडु में। ठीक है, तो इस तरह से हमारे देश में कुल कितने परमाणु ऊर्जा केंद्र हैं, देखिए 1 2 3 4 5 और 6। ठीक, 6 और 7 को परमाणु ऊर्जा केंद्र है, जिसमें पहला है आपको महाराष्ट्र के तारापुर में, और दूसरा है राजस्थान के कोटा में जिसका नाम है राणा प्रताप सागर। ठीक, तीसरा है तमिलनाडु के कलपक्कम में, चौथा है उत्तर प्रदेश के नरौड़ा में, और पांचवा है गुजरात के काकड़ापाड़ा में, और ये छठा है कर्नाटक के कैगा में, और सातवां है तमिलनाडु के कुडनकुलम में। ठीक है, तो इस तरह से 7 परमाणु ऊर्जा परियोजना अभी आपके देश में चल रहा है। ठीक है, इसको भी आप क्या करेंगे, याद रखेंगे, इसको लिख लेंगे। ठीक है, हम चलते हैं आगे। अब देखिए, अब हमारा जो अगला टॉपिक है वह क्या है, ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत। ठीक है, आप पढ़ चुके हैं ऊर्जा के 2 स्रोत है, एक पारंपरिक स्रोत है और दूसरा गैर पारंपरिक स्रोत है। और पारंपरिक स्रोत में जितने भी उदाहरण थे, कोयला, पेट्रोलियम इत्यादि, यह सब आप इसको क्या कर चुके हैं, समझ चुके हैं। अब हम क्या करते हैं, ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत के जो उदाहरण सब है उनको भी हम एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ऊर्जा के जो गैर पारंपरिक स्रोत है इसके बारे में मुख्य रूप से जो खास बात क्या है वह यह है कि वर्तमान समय में ऊर्जा के ऐसे कई स्रोत खोज लिए गए हैं जिनके भंडार असीमित है। कहने का मतलब यह जो गैर पारंपरिक स्रोत जो है इसका भंडार क्या है, असीमित है, यानी यह कभी ख़त्म नहीं हो सकता है। ठीक है, ये कभी ख़त्म नहीं हो सकते, इसलिए इन स्रोतों को अक्षय स्रोत भी कहा जाता है। ठीक, और नवीकरणीय स्रोत भी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, अक्षय स्रोत और नवीकरणीय स्रोत। क्यों, क्योंकि यह कभी ख़त्म हो ही नहीं सकता है। आप जितना यूज करेंगे उतना ही आपको प्रकृति फिर अगले दिन देना शुरू कर देगी। ठीक है, तो इन स्रोतों में क्या है आपका, देखिए सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा है। ठीक, तो यह सब जो ऊर्जा है यह आप जितना यूज करेंगे आप उतना कर सकते हैं, यह कभी ख़त्म नहीं होगा। आप सोच लीजिए, धूप कभी ख़त्म होगा नहीं, हवा कभी ख़त्म होगा नहीं, समुद्र का जो लहर है वह कभी ख़त्म होगा नहीं, ज़मीन के अंदर जो गर्मी है वह कभी ख़त्म होगा नहीं। ठीक, तो यह जो ऊर्जा का स्रोत है इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, गैर पारंपरिक स्रोत, यानी यह सब हाल फिलहाल में खोजा गया है। ठीक, और यह कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता है, यानी यह अक्षय स्रोत है, या इसको नवीकरणीय स्रोत भी कह सकते हैं आप, यानी रीन्यूएबल एनर्जी भी कह सकते हैं। ठीक है, अब हम इस चारों स्रोत को एक बार अच्छे से समझ लेते हैं एक एक करके। देखिए पहला है आपका सौर ऊर्जा। ठीक है, सोलर एनर्जी। सौर ऊर्जा क्या है आप इसको अच्छे से जानते हैं। आप जो धूप से जो ऊर्जा प्राप्त करते हैं, आप जो सूर्य से जो धूप आता है उस धूप से जो ऊर्जा प्राप्त करते हैं वह क्या कहलाता है, वह सौर ऊर्जा कहलाता है। ठीक, आप सोलर बैटरी का इस्तेमाल करते होंगे, है ना, बहुत सोलर आजकल धूप से बिजली का भी उत्पादन होता है। ठीक, तो भारत में प्रति वर्ग किलोमीटर, 1 वर्ग किलोमीटर में कितना सूर्य का ये ऊर्जा आता है, 20 मेगावाट। ठीक है, यानी 1 वर्ग किलोमीटर में जितना सूर्य का प्रकाश आता है उस सूर्य का प्रकाश से आप 20 मेगावाट बिजली उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, और कह रहा है कि सोलर प्लेटों की सहायता से सूर्य की गर्मी से उत्पन्न की जाने वाली ऊर्जा को और सौर ऊर्जा को क्या कहते हैं, सौर ऊर्जा कहते हैं। ठीक, इसका सबसे बड़ा षड्यंत्र गुजरात के भुज में लगाया गया है। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा षड्यंत्र कहाँ लगाया है, गुजरात के भुज में। इसको आप याद कर लेंगे, लिख भी लेंगे। ठीक, अब देखिए, अब हम आगे चलते हैं। अगला जो हमारा गैर पारंपरिक स्रोत का जो उदाहरण है वह है भूतापीय ऊर्जा। ठीक है, कि इस भूतापीय ऊर्जा को इंग्लिश में कहते हैं जियोथर्मल एनर्जी। ठीक है, यह जियोथर्मल एनर्जी यानी भूतापीय ऊर्जा है क्या, तो देखिए ज़मीन के अंदर जो है, अब जैसे जैसे ज़मीन के अंदर जाते जाएंगे वैसे वैसे गर्मी जो है वह धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ते जाता है। ठीक है, उसी गर्मी का उपयोग करके
ये क्या किया जाता है, ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। ठीक, जैसे देखिए पृथ्वी के अंदर प्रति 32 किलोमीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान की क्या होती है, वृद्धि होती है। यानी पृथ्वी के अंदर आप अगर 32 किलोमीटर अंदर जाएंगे तो हर 32 किलोमीटर के बाद क्या होगा, प्रत्येक 32 किलोमीटर में पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है वह क्या होगा, बढ़ते जाएगा। ठीक है, इस दृष्टि से पृथ्वी के भीतर ऊर्जा या ताप क्या है, संग्रहित है ना। कहने का मतलब पृथ्वी के अंदर तापमान संग्रहित है और उस तापमान का उपयोग करके हम लोग क्या करते हैं, ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। ठीक है, ऊर्जा को विशेष तकनीक के द्वारा पृथ्वी के ऊपर लाकर हम लोग क्या करते हैं, विद्युत उत्पादन करते हैं। ठीक है, उसी ज़मीन के नीचे जो ऊर्जा है उसी का उपयोग करके हम लोग बिजली का उत्पादन करते हैं। ठीक है, और यह जो भूतापीय ऊर्जा है इसका एक ये प्रमुख षड्यंत्र जो है हमारे देश में वह कहाँ है, हिमाचल प्रदेश के मणिकरण, ठीक, लद्दाख के फूगा घाटी और मध्य प्रदेश के तातापानी में। ठीक है, यानी 3 राज्यों में इसका षड्यंत्र है भूतापीय ऊर्जा का। और वह 3 राज्य कौन कौन है, हिमाचल प्रदेश में कहाँ, मणिकरण में, लद्दाख में कहाँ, फूगा घाटी में, और मध्य प्रदेश में कहाँ, तातापानी में। ठीक है, इन तीनों राज्यों में ये भूतापीय ऊर्जा का क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। ठीक, अब इसके बाद जो हमारा अगला उदाहरण है गैर पारंपरिक स्रोत का, वह है पवन ऊर्जा। आप 2 पढ़ चुके हैं गैर पारंपरिक स्रोत में, पहला सौर ऊर्जा, दूसरा भूतापीय ऊर्जा और तीसरा है क्या, पवन ऊर्जा। तो पवन ऊर्जा के बारे में तो आप जानते ही हैं, ये बहती हुई हवाओं से जब हम ये टरबाइन को घुमाते हैं और उससे जो बिजली प्राप्त होती है उसको क्या कहते हैं, हम पवन ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तेज़ बहते हुए पवन से ऊर्जा का उत्पादन क्या कहलाता है, पवन ऊर्जा कहलाता है। ठीक है, इसका परिभाषा के रूप में लिख भी सकते हैं। आगे कह रहा है कि देश के गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में इसके दोहन की अच्छी संभावनाएं हैं। संभावनाएं हैं कहने का मतलब यह जो आपका राज्य है देश का, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, इसमें बहुत ज़्यादा हवा बहता है। ठीक, और इस हवा का उपयोग करके हम बिजली का उत्पादन कर सकते हैं। अभी उतना ज़्यादा मात्रा में कर नहीं रहे हैं लेकिन कर सकते हैं। वही कह रहा है कि दोहन की अच्छी संभावनाएँ हैं। ठीक है, तो पवन ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत वाला जो राज्य है वह कौन कौन है, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। ठीक, इसको आप याद करके रखेंगे। आगे कह रहा है कि भारत में पवन ऊर्जा जो है, ठीक है, अगले पेज पे देखिए, भारत में पवन ऊर्जा का उत्पादन क्षमता कितना है, 50,000 मेगावाट है। यानी अभी 50,000 मेगावाट जो है क्या हो रहा है, उत्पादन हो रहा है। ठीक, गुजरात के लांबा में एशिया का सबसे बड़ा संयंत्र है। कहाँ, गुजरात के लांबा में एशिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा का संयंत्र स्थापित है। ठीक है, इसको आप अपने कॉपी में लिख भी लेंगे। यह एक जीके का भी क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा पवन ऊर्जा का जो संयंत्र है वह हमारे देश में कहाँ पे लगा हुआ है, तो गुजरात के लांबा जिले में। ठीक, आशा है आप इसको समझ गए होंगे। अब देखिए इसके अलावा यह जो 4 राज्य पढ़े हैं, इसके अलावा देश के तटीय भागों में जहां हवाएं तेज गति से चलती है, पवन ऊर्जा विकास की अच्छी संभावनाएं रखती है। यानी हमारे देश के जितने भी तटीय राज्य हैं, समुद्र के तट से जो जुड़े हुए राज्य हैं, वहाँ पे हवा ज़्यादा अच्छा बहता है। ठीक, और उस हवा का उपयोग करके हम लोग क्या कर सकते हैं, पवन ऊर्जा से बिजली का उत्पादन कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए इसके अलावा तमिलनाडु के तूतीकुड़िन में भी पवन फार्म लगाए गए हैं। यानी तूतीकुड़िन में भी क्या किया जाता है, बिजली का उत्पादन किया जाता है, किससे, हवा से, यानी पवन से। ठीक, तो गैर पारंपरिक स्रोत में आप सौर ऊर्जा पढ़ चुके हैं, भूतापीय ऊर्जा पढ़ चुके हैं और पवन ऊर्जा पढ़ चुके हैं। अगला जो हमारा उदाहरण है गैर पारंपरिक स्रोत का वह है ज्वारीय ऊर्जा। ठीक, यह ज्वारीय ऊर्जा है क्या, ठीक, तो आपको पता होगा कि समुद्र में हमेशा क्या होता है, हमेशा ये लहर आते रहता है। ठीक, समुद्र का जो लहर है वह हमेशा थोड़ा थोड़ा देर पर आते रहता है। उसी लहर का उपयोग करके क्या किया जाता है, बिजली का उत्पादन किया जाता है। ठीक, यानी तटीय भागों में आने वाले ज्वार से पैदा की जाने वाली ऊर्जा क्या कहलाती है, ज्वारीय ऊर्जा कहलाती है। ठीक, इस ज्वार को हम समुद्र का लहर भी कहते हैं। जो ज्वारीय ऊर्जा क्या है, तो इसका परिभाषा आप लिख लेंगे, तटीय भागों में आने वाले ज्वार से पैदा की जाने वाली ऊर्जा क्या कहलाती है, ज्वारीय ऊर्जा कहलाती है। ठीक, भारत के तटीय भागों में इसके विकास की असीम संभावनाएं हैं। अभी उतना ज़्यादा नहीं लगाया गया है, लेकिन अगर लगाया जाए तो बहुत ज़्यादा बिजली हम यहाँ से उत्पादन कर सकते हैं। ठीक है, संभावनाएं हैं। अनुमान है कि देश में 8,000 से 9,000 मेगावाट संभाव्य ज्वारीय ऊर्जा है। यानी अगर हम सभी जगहों पर लगा दें संयंत्र तो 8,000 से 9,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन कर सकते हैं। ठीक, लेकिन अभी इतना हम कर नहीं रहे हैं। ठीक है,
आगे कह रहा है कि खंबात की खाड़ी इसके लिए सबसे अनुकूल है। आप पढ़े हैं खंबात की खाड़ी, जहाँ से पेट्रोलियम निकलता है, उस खंबात की खाड़ी में भी ये बहुत ज़्यादा ज्वार आता है, ठीक है, और वहाँ से हम बिजली का उत्पादन कर सकते हैं। खंबात की खाड़ी के अलावा कच्छ की खाड़ी से भी हम उत्पादन कर सकते हैं, ठीक। इसके अलावा सुंदरवन का जो क्षेत्र है वहाँ से भी ज्वारीय उत्पादन कर सकते हैं, ठीक है। तो आशा आप समझ गए होंगे ज्वारीय ऊर्जा क्या है और इसका हम उत्पादन कैसे करते हैं। और अगर मैप पर देख लेते हैं कि यह खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी और सुंदरवन का क्षेत्र कहाँ पे है। तो देखिए यह है आपके भारत देश का मानचित्र, ठीक है। और यहाँ पे देखिए यह जो क्षेत्र है यह खंबात की खाड़ी है, आप पढ़ चुके हैं, ठीक। और देखिए यह जो क्षेत्र है यह बीच वाला, यह दोनों स्थल सीमा के जो बीच वाला यह जो समुद्र वाला जो स्थल है, जगह है, यह कच्छ की खाड़ी है, ठीक। यह कच्छ की खाड़ी है, यह खंबात की खाड़ी है, ठीक। और यहाँ देखिए यहाँ पे सुंदरवन डेल्टा है, ठीक। तो इन्हीं तीनों जगहों पे हम ज़्यादा से ज़्यादा ज्वारीय ऊर्जा का उत्पादन कर सकते हैं। तो आप गैर पारंपरिक स्रोत में जो चारों उदाहरण हैं, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा और ज्वारीय ऊर्जा, इस तीनों चारों को आप अच्छे से समझ चुके हैं। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वह है संसाधन संरक्षण, ठीक है। हर चैप्टर में आप संरक्षण के बारे में समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। यह संसाधन संरक्षण आप पढ़ चुके हैं पिछले अध्याय में भी, और इस अध्याय में भी आपको जानना जरूरी है संरक्षण क्या है। तो किसी भी संसाधन का अगर हम संरक्षण करेंगे, बचा के रखेंगे, तो ज़्यादा दिन तक उसको यूज करेंगे, ठीक। अगर मान लीजिए आपके पास 100 रुपया है, आप आज जाके होटल में मिठाई समोसा खा के ख़त्म कर दीजिए उस 100 रुपया को, तो क्या हो जाएगा, आपके पास 0 रुपया रहेगा। अब अगले दिन आप क्या करेंगे, आप मुँह ताकेंगे, है ना, आपके पास पैसा नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप चाहें तो उस 100 रुपया को आप धीरे धीरे खर्चा करेंगे, है ना। आज 5 रुपया खर्चा करेंगे, फिर अगले दिन 5 रुपया खर्चा करेंगे, फिर अगले दिन 5 रुपया 10 रुपया खर्चा करेंगे। तो इस तरह से आपका जो 100 रुपया है वह ज़्यादा दिन तक चलेगा, ठीक। तो वही हाल हमारे संसाधन संरक्षण के साथ भी है। संसाधन जो है वह सीमित मात्रा में अवेलेबल है, जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, यानी जितने भी पारंपरिक स्रोत है वह क्या है, सीमित मात्रा में है। अगर आप इसको जल्दी जल्दी ख़त्म कर देंगे निकाल के, तो जल्दी से ख़त्म हो जाएगा। आपका जो आने वाला पीढ़ी है, आपका जो बाल बच्चा होगा, वह नहीं इसका उपयोग कर पाएगा, ठीक। लेकिन अगर आप इसको ये अच्छे से यूज करेंगे, जितना ज़रूरत हो उतना ही यूज करेंगे, तो यह ज़्यादा दिन तक चलेगा, ठीक है। तो यही है संसाधन का संरक्षण। इसको आप समझ लें ताकि ऐसा प्रश्न जब आए तो आपको लिखने में आसानी हो, ठीक है। याद करने के फेर में ज़्यादा नहीं रहे, किसी भी चीज़ को समझने के फेर में रहे। अगर समझ लेंगे तो आप खुद से अपने शब्दों में उसको लिखेंगे तो आपको ज़्यादा नंबर आएगा, ठीक। तो देखिए संरक्षण के लिए यहाँ पे कुछ छोटे छोटे संकल्प लेने पड़ेंगे हमको, ठीक है। संरक्षण के लिए हमको क्या करने पड़ेंगे, कुछ छोटे छोटे संकल्प लेने पड़ेंगे। वह कौन कौन सा संकल्प है, तो पहला है हम संसाधनों का विवेकपूर्ण इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। विवेकपूर्ण कहने का मतलब उसको हम जितना हमको ज़रूरत हो उतना ही यूज करेंगे, ठीक। उसके बाद अगला कह रहा है कि इनके विकल्पों की खोज कर उसके उपयोग को बढ़ावा देंगे, ठीक है। ये देखिए जैसे पारंपरिक स्रोत का विकल्प है ना, गैर पारंपरिक स्रोत। आप कोयला से जो बिजली उत्पादन करते हैं तो कोयला ख़त्म होता है, आप कोयला के अलावा क्या कर सकते हैं, आप सूर्य से बिजली का उत्पादन कर सकते हैं। तो सूर्य कभी ख़त्म होगा, कभी नहीं ख़त्म होगा। तो हमको क्या करना है, विकल्प का खोज करना है, ठीक है। और उसके जो विकल्प है उसको बढ़ावा देना है, यानी गैर पारंपरिक स्रोत जो है उसका बढ़ावा देना है। अगला कह रहा है कि बिना ज़रूरत ऊर्जा या विद्युत का उपयोग नहीं करेंगे, ठीक। अगर हम घर में हमको ज़रूरत नहीं है तो लाइट बंद कर देंगे, ज़रूरत नहीं है तो फ़ैन बंद कर देंगे। बिना मतलब का हम ये बिजली या ऊर्जा का क्या करेंगे, उपयोग नहीं करेंगे। अगला कह रहा है कि खनिज एवं ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों के नए भंडारों की खोज करेंगे, ठीक है। जहाँ पारंपरिक स्रोत जो है उसका जो ऊर्जा है ना, पारंपरिक स्रोत से जो हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं, तो उस पारंपरिक स्रोतों को हम क्या करेंगे, हम खोजने का प्रयास करेंगे कि और कहाँ कहाँ पाया जाता है। उसके बाद कह रहा है कि ऊर्जा का खुद मितव्ययिता पूर्वक उपयोग करेंगे तथा इसके लिए अन्य लोगों को भी जागरूक करेंगे। देखिए ऊर्जा का खुद, यहाँ देखिए यह क्या है, मितव्ययिता पूर्वक। मितव्ययिता पूर्वक का मतलब होता है, मतलब ये कंजूस जिसको कहते हैं ना, कंजूस, हाँ वही कंजूस है। मितव्ययी का मतलब होता है कंजूस। करने का मतलब हम कंजूसी से खर्चा करेंगे, हम जितना ज़रूरत होगा उतना ही हम खर्चा करेंगे ऊर्जा का, ठीक। और ज़रूरत नहीं होगा तो हम ऊर्जा का खर्चा नहीं करेंगे। इसी को कहते हैं मितव्ययिता पूर्वक उपयोग करेंगे, ठीक। और इसके लिए अन्य लोगों को भी जागरूक करेंगे। और सिर्फ हम ही नहीं ऐसा करेंगे, हम दूसरे लोगों को भी जागरूक करेंगे कि बिजली का उपयोग बिना मतलब का नहीं करना चाहिए, जो जितना हमको ज़रूरत है उतना ही उपयोग करेंगे, ठीक है। तो यह था आपका संसाधन संरक्षण टॉपिक, ठीक है। इसके बाद आपका यह अध्याय आप खुद से पढ़ेंगे, इसके बाद आपका अध्याय खत्म है, इसमें और ज़्यादा कुछ नहीं है टॉपिक। अब हम
जो पढ़े हैं अभी उसी के अनुसार क्या करेंगे, हम अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे एक एक करके। देखते हैं इन प्रश्नों का क्या क्या उत्तर होगा। ये पहला जो प्रश्न है वह है बहुवैकल्पिक प्रश्न। इसका मतलब होता है एक प्रश्न है, इसके बहुत सारे विकल्प हैं, 4 विकल्प है। इन चारों विकल्पों में से आपको कोई एक विकल्प को चुनना है, ठीक है। इसी को कहते हैं बहुवैकल्पिक प्रश्न। तो इसमें पहला प्रश्न इसमें क्या करना है, सही विकल्प को चुनना है आपको। इस चारों में जो सही है उसको चुन लेना है। पहला है गोंडवाना कालीन चट्टानों में किस खनिज के भंडार मिलते हैं, ठीक है। तो आप पढ़ चुके हैं कि गोंडवाना कालीन चट्टानों में कौन सा खनिज मिलता है, कोयला मिलता है, ठीक है। अगला आपका प्रश्न है कोयला का सर्वोत्तम किस्म कौन सा है। तो आप पढ़ चुके हैं कोयला का जो सर्वोत्तम किस्म है वह कौन सा है, वह एंथ्रासाइट है, ठीक। एंथ्रासाइट के बाद आता है बिटुमिनस, फिर उसके बाद लिग्नाइट, तब पीट। अगला प्रश्न है सिंगरौली कोयला क्षेत्र किस राज्य में है, ठीक। तो सिंगरौली कोयला क्षेत्र जो है वह मध्य प्रदेश में है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि हुगड़ी जन में किसका उत्पादन होता है, ठीक है। तो देखिए हुगड़ी जन में पेट्रोलियम का उत्पादन होता है, ठीक। यह जो हुगड़ी जन है यह असम में है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका पवन ऊर्जा उत्पादन केंद्र से संबंधित है लांबा, ठीक है। यहाँ लांबा में क्या होता है, पवन ऊर्जा का उत्पादन होता है। यह कहाँ पड़ता है, यह जो लांबा है यह गुजरात में है, ठीक है। और एशिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र जो है वह कहाँ लगा हुआ है, इसी लांबा में लगा हुआ है, ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र यह गुजरात में पाया जाता है, ठीक। अगला प्रश्न है 6 नंबर पूगा घाटी प्रसिद्ध है किसके लिए। तो देखिए पूगा घाटी जो है यह भूताप के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ से भूतापीय ऊर्जा का उत्पादन होता है, ठीक है। यह लद्दाख में है, ठीक। पूगा घाटी जो है यह कहाँ है, यह लद्दाख में है, ठीक। हो गया सही प्रश्न का हल। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है 2 नंबर, इसमें क्या करना है, खाली स्थानों को उपयुक्त शब्दों से पूरा करना है। इसमें खाली स्थानों को आपको भरना है। तो देखिए सबसे पहला जो है कि कलपक्कम में डैश ऊर्जा का उत्पादन होता है, ठीक है। तो कलपक्कम में तो आप पढ़ चुके हैं कि किसका उत्पादन होता है, परमाणु ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो यहाँ हम लिख देंगे कि कलपक्कम में परमाणु ऊर्जा का उत्पादन होता है। यह कलपक्कम कहाँ है, यह तमिलनाडु में है, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न है भाखड़ा नांगल डैश मीटर ऊंची परियोजना है। तो भाखड़ा नांगल के बारे में आप पढ़ चुके हैं कि यह 225 मीटर ऊंचा है। तो इसको हम लिख देंगे कि भाखड़ा नांगल 225 मीटर ऊंची परियोजना है। यह कहाँ है, ये सतलज नदी पर है, ठीक है। किस नदी पर है, सतलज नदी पर है। और यह भारत की सबसे बड़ी ये परियोजना है, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है, कौन, भाखड़ा नांगल परियोजना, ठीक है। अगला प्रश्न है अंकलेश्वर में डैश का उत्पादन किया जाता है। तो आप पढ़ चुके हैं कि अंकलेश्वर में किसका उत्पादन किया जाता है, पेट्रोलियम का। तो आप यहाँ पे लिख देंगे कि अंकलेश्वर में पेट्रोलियम का उत्पादन किया जाता है। यह अंकलेश्वर है कहाँ, तो यह अंकलेश्वर गुजरात में है, ठीक है, गुजरात राज्य में है। अगला प्रश्न है 4 नंबर मथुरा तेल शोधन केंद्र किस राज्य में है। तो आप तो जानते ही हैं मथुरा जो है वह किस राज्य में है, यह उत्तर प्रदेश में है। तो आप लिख देंगे कि मथुरा तेल शोधन केंद्र कहाँ है, उत्तर प्रदेश में राज्य में है, ठीक है। अगला और अंतिम प्रश्न है आपका कि हीराकुंड जल विद्युत परियोजना डैश पर विकसित है। तो हीराकुंड जल विद्युत परियोजना आप पढ़ चुके हैं किस नदी पर है, यह महानदी पर है। तो आप लिख देंगे कि हीराकुंड जल विद्युत परियोजना कहाँ है, महानदी पर विकसित है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि यह एशिया का सबसे लंबा परियोजना है, ठीक है। एशिया का सबसे लंबा जल विद्युत परियोजना है, कौन, ये हीराकुंड परियोजना जो कहाँ है, महानदी पर है, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो प्रश्न है हमारा 3 नंबर, इसमें क्या करना है, देखिए इसमें आपको सही मिलान करना है, ठीक है। इसमें आपको सही मिलान करना है। तो देखिए सबसे पहला जो प्रश्न है ये प्रश्न है, इसमें क्या आपको मिलान, देखिए मुँह पानी किससे संबंधित है, यह कोयला से, ठीक है। यहाँ पे कोयला का उत्पादन होता है, ठीक। अगला है रुद्र सागर। तो देखिए रुद्र सागर में किसका उत्पादन होता है, पेट्रोलियम का उत्पादन होता है। इसको यहाँ से मिला देंगे। फरक्का में ताप विद्युत का केंद्र है, आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। तारापुर में परमाणु ऊर्जा केंद्र है, आप पढ़ चुके हैं, ठीक। और तातापानी में सौर ऊर्जा का संयंत्र लगा हुआ है, इसको भी आप पढ़ चुके हैं। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, इसको सही मिलान कर लेंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं ये 4 नंबर प्रश्न पे। 4 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे, अधिकतम 50 शब्दों में क्या करना है, इन 5 प्रश्न का आपको उत्तर देना है, ठीक है।
देखिए इसमें पहला जो प्रश्न है, भारत में कोयले के वितरण एवं उत्पादन क्षेत्र के कुछ केंद्रों के नाम लिखिए। मतलब भारत में कहाँ कहाँ कोयला जो है उत्पादन होता है और वितरण होता है, उसी का आपको नाम लिखना है। तो आप पढ़ ही चुके हैं पीछे, वहाँ से आप लिख सकते हैं इसको आसानी से। तो देखिए इस पहले प्रश्न के उत्तर में आप यहाँ से लिख सकते हैं उत्पादक राज्यों में। देखिए झारखंड का झरिया, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, कर्णपुरा, ठीक, एवं रामगढ़। फिर छत्तीसगढ़ में क्या है, चिड़ी मिरी, विश्रामपुर, झिलमिली, कोरबा। फिर देखिए उत्तर प्रदेश में कौन कौन है, तालचर, ठीक। पश्चिम बंगाल में है रानीगंज। मध्य प्रदेश में कौन है, सिंगरौली, सुहागपुर, उमरिया और मोहपानी, ठीक है। और फिर महाराष्ट्र राज्य में कौन कौन है, चांद्रवर्धा, कंपाटी और बर्दर, ठीक। इसके अलावा फिर देखिए टर्शियरी कालीन कोयला जो है वह कहाँ मिलता है, असम में, अरुणाचल प्रदेश में, मेघालय में, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक आप लिख सकते हैं भारत में जो कोयला है वह मुख्य रूप से इन्हीं राज्यों में, इन्हीं क्षेत्रों में मिलता है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक आप इस पहले प्रश्न का आंसर लिख सकते हैं एकदम आसानी से, ठीक है। पॉज करके आप लिख लें वीडियो। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका कह रहा है 2 नंबर कि भारत के जल विद्युत परियोजना पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। यानी भारत में जो जल विद्युत परियोजना का जो विकास है उस पर आपको एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, तो आप पढ़ चुके हैं पीछे। तो देखिए यह है आपका जल विद्युत वाला टॉपिक, ठीक है। और इसमें आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक में ही आपको 50 शब्दों में क्या करना है, इसको पूरा कर देना है, ठीक। आप इसको पहले अच्छे से पढ़ ले अपना मन में, ठीक है, और अपने मन से इसका आंसर देने का प्रयास करें। देखिए आप कहाँ से लिख सकते हैं, देश में जल विद्युत का पहला संयंत्र 1897 में दार्जिलिंग में लगाया गया था। बाद में फिर कावेरी नदी के शिव समुद्रम कर्नाटक में इसका सफल एवं व्यवस्थित उत्पादन शुरू हुआ, ठीक है। आप यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे, ठीक। फिर इसके बाद आप शुरू करेंगे कि इनमें यानी भारत में कहाँ कहाँ पाया जाता है यह जल विद्युत जो है वह कहाँ कहाँ है। तो इसके बाद फिर यहाँ के बाद फिर यहाँ से शुरू करेंगे कि इनमें भाखड़ा नंगल परियोजना सतलज नदी पर, दामोदर घाटी परियोजना ये दामोदर नदी पर, रिहांद परियोजना सोन नदी पर, और हीराकुंड परियोजना महानदी पर, तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा नदी पर क्या है, मुख्य है, ठीक है। आप यहाँ तक लिख सकते हैं। आपको चूँकि 50 शब्दों में ही लिखना है तो आप यहाँ से यहाँ तक लिख ले और फिर यहाँ से यहाँ तक लिख ले, आपका यह आंसर हो जाएगा, ठीक है। आशा आप समझ गए होंगे। आप वीडियो पॉज करके लिख लें। हम चलते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो आपका प्रश्न है कि परमाणु ऊर्जा के उत्पादक 5 केंद्रों के नाम लिखिए। यानी 5 केंद्रों का आपको नाम लिखना है जहाँ पे परमाणु ऊर्जा का उत्पादन होता है, ठीक है। तो यह भी आप पढ़ चुके हैं, इसका भी आंसर आप लिख सकते हैं किताब में से देख के पीछे। तो देखिए यह है आपका परमाणु ऊर्जा वाला टॉपिक, ठीक है। और इसमें 7 जगह पर दिया हुआ है जहाँ पे परमाणु ऊर्जा का क्या होता है, उत्पादन होता है। तो आप इसमें से किसी 5 का नाम लिख दें, ठीक है। देखिए यहाँ पे पहला है तारापुर महाराष्ट्र, ठीक। दूसरा है राणा प्रताप सागर कोटा राजस्थान में। तीसरा है कलपक्कम तमिलनाडु में। चौथा है नरोड़ा उत्तर प्रदेश में। 5वां है काकरापाड़ा गुजरात में। 6ठा है कैगा कर्नाटक में। और 7वां है कुडनकुलम तूतीकोरिन या तमिलनाडु में। तो इस 7 में से आप किसी 5 का नाम लिख दे, ठीक है। परमाणु ऊर्जा केंद्र का नाम और वह किस राज्य में है इसका नाम लिख दे, आपका आंसर हो गया, ठीक। इसमें 7 को दिया हुआ है, इसमें से किसी 5 का नाम आप लिख ले, इसका आंसर हो गया, ठीक है। आशा आप समझ गए होंगे। हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 4 नंबर, क्या कह रहा है, संसाधन के संरक्षण हेतु क्या उपाय किए जा सकते हैं। यानी आप कौन सा उपाय करके संसाधन को बचा सकते हैं, यानी ज़्यादा दिन तक इसको उपयोग में ला सकते हैं। किन्हीं 3 उपायों को लिखिए। आपको मात्र 3 उपाय लिखना है, ठीक है। तो आप पढ़ ही चुके हैं पीछे। देखिए यह है संसाधन संरक्षण वाला टॉपिक, ठीक। और इस संसाधन का संरक्षण करने के लिए हमको इसके उत्तर में 3 ही उपाय लिखना है। और यहाँ पे कई को उपाय दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 को उपाय दिया हुआ है। तो इस 5 में से किसी 3 को आप क्या करें, लिख ले, आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 5 को उपाय दिया हुआ है और इस 5 उपाय में से आपको किसी 3 उपाय को आप लिख ले, आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। आशा आप समझ गए होंगे। 1 2 3 4 5 इसमें से किसी 3 को लिख ले। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है। देखिए आपका अगला प्रश्न है 5 नंबर, गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों का नाम लिखिए। यानी आपको ऐसे ऊर्जा का स्रोत का नाम लिखना है जो गैर परंपरागत है ना। ऊर्जा के स्रोत में आप पढ़ चुके हैं, 2 प्रकार का है, जिसमें पहला है परंपरागत और दूसरा है गैर परंपरागत। तो गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत को आपका क्या करना है, आपको नाम लिखना है। यह तो एकदम आसान है। देखिए यह है ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत और इसमें आप पढ़े हैं कि ऊर्जा के जो गैर पारंपरिक स्रोत है उसके उदाहरण मुख्य रूप से कौन कौन है। देखिए आप यहाँ से क्या करें, यहाँ तक इसका आंसर लिख सकते हैं। इसमें सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा है, भूतापीय ऊर्जा है।
और जैव ऊर्जा है। तो यह सब जो ऊर्जा का उदाहरण है, यह सब कैसा है, यह सब गैर पारंपरिक स्रोत है। ठीक है, तो आप उत्तर में यहाँ से यहाँ तक लिख दे, आंसर हो गया आपका। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो देखिए, आप इन पांचों प्रश्नों को हल कर चुके हैं। ठीक है, चौथे नंबर प्रश्न का जो 5 प्रश्न है, इस पांचों प्रश्न को आप क्या कर चुके हैं, हल कर चुके हैं जैसे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर, 5 नंबर। इसमें क्या करा कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 200 शब्दों में लिखिए। इन पांचों प्रश्नों का उत्तर आपको क्या करना है, 200 शब्दों में देना है, मतलब यानी थोड़ा विस्तार करके देना है। ठीक है, आपको शब्दों को गिनना नहीं है, बस आप इतना दिमाग में रख लीजिए कि आपको थोड़ा सा विस्तार में देना है। ठीक, पहला प्रश्न है ऊर्जा संसाधन पर टिप्पणी लिखिए। तो ऊर्जा संसाधन पर टिप्पणी आप क्या लिखेंगे। ठीक है, आप अपना मन से इसको पढ़ के कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोशिश करें आप अपने मन से ही लिखने का, ऐसे आप मेरा हेल्प ले सकते हैं। इसके उत्तर में आप लिख सकते हैं कि ऊर्जा की आवश्यकता हमें प्रारंभिक काल से ही रही है। ठीक है, विकास के आरंभिक दौर में शारीरिक ऊर्जा का उपयोग किया गया, कालांतर में लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम, जल विद्युत, परमाणु ऊर्जा का उपयोग बढ़ा, परंतु अब तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा एवं बायोगैस का भी हम उपयोग करने लगे हैं। ठीक, ऊर्जा के इन साधनों को मुख्य रूप से 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला है परंपरागत स्रोत और दूसरा है गैर परंपरागत स्रोत। ठीक है, इसमें पहला जो है परंपरागत स्रोत, वह क्या है, वह है ऊर्जा के ऐसे स्रोत जो हमें सदियों से ऊर्जा प्रदान करते आ रहे हैं, जैसे लकड़ी, कोयला, लकड़ी, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, तापीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, जल विद्युत इत्यादि। ठीक है, और दूसरा है गैर परंपरागत स्रोत। इसमें ऊर्जा के ऐसे स्रोत हैं जो वर्तमान समय में खोजे गए हों और उनका उपयोग हो रहा हो, वे क्या कहलाते हैं, गैर परंपरागत स्रोत कहलाते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा इत्यादि। ठीक है, इनके भंडार असीमित है और ये कभी ख़त्म नहीं हो सकते हैं। इन स्रोतों को अक्षय स्रोत या नवीकरणीय स्रोत भी कहते हैं। ठीक है, तो ऊर्जा के संसाधन पर टिप्पणी लिखने के लिए आप इतना लिख सकते हैं और इसमें आप अपना मन से कुछ घटा सकते हैं, कुछ बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, आप कोशिश करें खुद के अपने मन से लिखने का, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, आशा आप समझ गए होंगे, इसको आप लिख भी लेंगे वीडियो पॉज करके। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए, अगला जो प्रश्न है आपका क्या कह रहा है, 2 नंबर, भारत में कोयला के उत्पादन एवं वितरण का विवरण लिखिए। ठीक है, भारत में कोयला कहाँ कहाँ उत्पादन होता है, इसका विवरण आपको लिखना है। तो इसका उत्तर आपकी किताब में ऑलरेडी दिया हुआ है। आप फिर से इस प्रश्न के उत्तर में आप यहाँ से, ठीक है, यहाँ से शुरू कर सकते हैं और यहाँ पर ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लिख सकते हैं। ठीक, यहाँ से यहाँ तक इसका उत्तर हो जाएगा। इस पूरे को आप लिख दे, आपका उत्तर हो जाएगा। भारत में कोयला कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो इन्हीं जगहों पर पाया जाता है। तो पहुँच करके आप लिख लें अपने कॉपी में। हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है 3 नंबर, भारत में ऊर्जा के परंपरागत ऊर्जा स्रोत पर टिप्पणी लिखिए। यानी भारत में जो ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है उस पर आपको क्या करना है, टिप्पणी लिखना है, अपना मन से लिखना है। तो देखिए, इसका उत्तर में आप क्या लिखेंगे। तो देखिए, भारत के ऊर्जा के परंपरागत स्रोत में आप इसका उत्तर में यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक, इसको धन्यवाद को क्यों लिखेंगे, है ना, यहाँ तक आप लिख सकते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको आप लिख ले, आपका यह आंसर हो जाएगा। ऊर्जा के परंपरागत स्रोत सदियों से ऊर्जा प्रदान करते आ रहे हैं, परंतु ये स्रोत क्षयशील एवं अनवीकरणीय है। परंपरागत स्रोत के अंतर्गत कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत इत्यादि को शामिल किया जाता है। इनमें जल विद्युत को छोड़कर सभी क्या है, अनवीकरणीय स्रोत है। इन खनिजों का एक बार उपयोग हो जाने के बाद वे समाप्त हो जाते हैं, उनका नवीकरण या पुनः चक्रण संभव नहीं होता है। कुल भंडार में से उपयोग की गई मात्रा हमेशा घटती जाती है, इसलिए यह क्षयशील संसाधन है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं इसको। चलते हैं अब हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 4 नंबर, भारत में पेट्रोलियम के उत्पादन एवं वितरण का विवरण लिखिए। मतलब भारत में पेट्रोलियम कहाँ कहाँ उत्पादन होता है उसका आपको विवरण लिखना है। ठीक है, तो इसका उत्तर आप लिख सकते हैं यहाँ से। इसके उत्तर में आप लिख सकते हैं कि भारत में पेट्रोलियम पहली बार 1866 में पता चला था। 1890 में डिगबोई में पहली बार तेल मिला। इसके बाद 1959 में खंबात के क्षेत्र में और फिर 1975 में मुंबई हाई तेल क्षेत्र का पता चला। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे कि भारत में तेल उत्पादन की दृष्टि से असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड महत्वपूर्ण है। यहाँ डिगबोई, नहरकटिया, हुगड़ीजन, मुड़ान, रुद्रसागर, निगड़ू, बैरहोल्ला मुख्य उत्पादन केंद्र है। गुजरात राज्य में अंकलेश्वर, कलोल, बलोल, कोसांबा, मेहसाना, बकरोल, नौगांव इत्यादि
मुख्य उत्पादन केंद्र है। ठीक है, इसके बाद आप लिखेंगे कि महाराष्ट्र राज्य से पश्चिम अरब सागर में मुंबई हाई प्रमुख उत्पादन केंद्र है। यहाँ समुद्र में सागर सम्राट नामक जलमंच बनाया गया है जो तेल खनन का काम करने में मदद करता है। देश के पूर्वी भाग में कृष्णा गोदावरी तथा कावेरी नदियों के बेसिन में विशेष रूप से नारीमानन एवं कोविल कप्पल में तेल मिलते हैं। इसके अलावा पश्चिमी राज्य राजस्थान में बाड़मेर बेसिन के मंगला क्षेत्र में तेल मिलता है। ठीक है, तो आप यहाँ तक इसका उत्तर लिख सकते हैं। आशा आप इसको समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला और अंतिम प्रश्न है 5 नंबर, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों पर टिप्पणी लिखी। यानी ऊर्जा का जो गैर परंपरागत स्रोत है उस पर क्या करना है, आपको टिप्पणी लिखना है। तो इसके उत्तर में आप क्या लिखेंगे? तो देखिए, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत में आप लिखेंगे कि गैर परंपरागत स्रोत जो है वह ऊर्जा के ऐसे स्रोत है जो वर्तमान समय में खोजे गए हों और उनका उपयोग हो रहा हो, गैर परंपरागत स्रोत कहलाते हैं। ठीक है, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायो ऊर्जा इत्यादि। इनके भंडार असीमित है और ये कभी ख़त्म नहीं हो सकते हैं, इसलिए इन स्रोतों को अक्षय स्रोत या नवीकरणीय स्रोत भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद लिखेंगे सोलर प्लेटों की सहायता से सूरज की गर्मी से उत्पन्न की जाने वाली ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहा जाता है। इसका सबसे बड़ा संयंत्र गुजरात के भुज में लगाया गया है। ठीक है, फिर इसके बाद लिखेंगे पृथ्वी के अंदर प्रति 32 किलोमीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान की वृद्धि होती है। इस दृष्टि से पृथ्वी के भीतर ऊर्जा या ताप संग्रहित है। इस ऊर्जा को विशेष तकनीक के द्वारा पृथ्वी के ऊपर लाकर विद्युत उत्पादन की जाती है, जिसे भूतापीय ऊर्जा कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश के मणिकरण, लद्दाख के पुगा घाटी और मध्य प्रदेश के तातापानी में इसके संयंत्र लगे हैं। ठीक, इसके बाद आप लिखेंगे तेज बहते हुए पवन से ऊर्जा का उत्पादन पवन ऊर्जा कहलाता है। ठीक है, देश के गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक इत्यादि में इसके दोहन की अच्छी संभावना है। ठीक, इसके बाद आप लिखेंगे तटीय भागों में आने वाले ज्वार से पैदा की जाने वाली ऊर्जा ज्वारीय ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, भारत के तटीय भागों में इसके विकास की असीम संभावनाएं हैं। ठीक, खंबात की खाड़ी इसके लिए सबसे अनुकूल है। कच्छ की खाड़ी और सुंदरवन क्षेत्र में भी ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन की संभावनाएं हैं। ठीक है, हो गया आंसर, इतना ही आपको लिखना है। ठीक है, तो इस तरह से आपका यह अध्याय खत्म हुआ। इसके अभ्यास प्रश्नों को भी आपने अच्छे से एक एक करके हल करके ख़त्म कर दिया। ठीक है, यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को कृपया करके लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। और कुछ कहना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट करें। ठीक है, धन्यवाद, खुश रहें, अपना पढ़ाई जारी रखें।